नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 13th क्लास। इसके पहले मैं 12 क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, किसे शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एंजेला मर्केल, जो कि फ्रांस की रहने वाली हैं और फ्रांस की यह पूर्व चांसलर है, और इन्हें ही शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को द्वारा शांति का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों 3.5 किलोमीटर लंबी जिस मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है उसका नाम है सुपर बासुकी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो याद रखिएगा, दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया का था, और दक्षिण कोरिया ने ही स्वयं का रिकॉर्ड फिर दोबारा तोड़ा है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत किस देश में हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, किस शहर में राजस्थान की पहली सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान के कोटा में राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को कहां शुरू किया है? दोस्तों एचपीसीएल का मतलब होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसने सांचौर राजस्थान में अपनी पहली गोबर गैस या बायोगैस परियोजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ एक समझौता किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां बनाया जाएगा? तो दोस्तों यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, भारत का पहला नाइट सफारी एवं जैव विविधता पार्क। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति को 2022 में लिबर्टी मेडल दिया गया था? तो दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए 2022 में लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब एवं नशीली दवाओं के व्यापार को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स या डिपार्टमेंट का गठन किया है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कई बार मध्य प्रदेश के एग्जाम से पूछा गया है, और आप सभी जानते हैं खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। साथ ही याद रखिएगा, खजुराहो के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात क्या है? तो दोस्तों 2011 का मध्य प्रदेश का लिंगानुपात पूछा गया है, तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931 महिला 1000 पुरुष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अपनी क्रिया के बाद शरीर में हॉर्मोन्स पूछा गया है, क्रिया के बाद हॉर्मोन्स का क्या होता है? तो याद रखिएगा, अपनी क्रिया के बाद शरीर में हॉर्मोन्स नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पैक्टेन पाया जाता है? तो याद रखिएगा, पैक्टेन स्तनपाइयों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा मानव शरीर में ऊर्जा मोचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पत्तों वाली सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में क्या प्रदान करती हैं? या पूछा गया है पत्तों वाली सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, आयरन यानी कि लोहा पत्तों वाली सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और यही प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाता है कि सागों में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सागों में भी लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, वन यानी कि जंगल प्राकृतिक परिस्थिति की तंत्र होते हैं, घास के मैदान भी होते हैं,
दलदल भी होते हैं, लेकिन मछली घर जो होते हैं वह आर्टिफिशियल तौर पर बनाए जाते हैं, इस वजह से वह प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र का हिस्सा नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, मछली घर। अगला प्रश्न है, रेसे की निम्नलिखित में से किस फसल को काली मिट्टी पर उगाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कपास की फसल को काली मिट्टी पर उगाया जाता है, और मध्य प्रदेश में खंडवा, खरगोन आदि जिलों को कपास की खेती के कारण ही सुनहरे जिले कहा जाता है, जहां मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है? याद रखिएगा, इस नदी का नाम है होंग हो नदी, जिसे चीन का विवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन की दर अधिकतम कब होती है? ऑप्शन है 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 4 जुलाई या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की घूर्णन दर कभी भी परिवर्तित नहीं होती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पृथ्वी अपनी घूर्णन दर कभी बदलती नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड बेविल, ऑप्शन नंबर ए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक द्वारा निम्न में से किस भाषा का प्रयोग प्रशासनिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? तो याद रखिएगा, सम्राट अशोक द्वारा प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था प्रशासनिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों के लिए प्रादेशिक आधार किसने बनाया था? तो दोस्तों, अल्बुकर्क ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, भारत में पुर्तगालियों के लिए प्रादेशिक आधार बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रूप से विद्यमान पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो दोस्तों, सदाबहार वन होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क होते हैं, समुद्री पार्क भी होते हैं, लेकिन बागान आर्टिफिशियली तौर पर बनाए जाते हैं, जो कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्यूबिक जिकॉर्निया का साधारण नाम क्या है? तो दोस्तों, क्यूबिक जिकॉर्निया को अमेरिकन डायमंड के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, अमेरिकन डायमंड, क्यूबिक जिकॉर्निया। अगला प्रश्न है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, यह प्रश्न भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है? तो दोस्तों, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, और यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और दोस्तों, विटामिन के भी रासायनिक नाम काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1500 रुपए की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो, तो 12.5% पर उधार दी गई धनराशि कितनी होगी? तो इन्होंने बोला है कि 1500 रुपए की धनराशि 2 हिस्सों में बांटी गई, जिसमें 5 साल के लिए 10% ब्याज बराबर है 4 साल के लिए 12.5% ब्याज की। तो वह जो 12.5% ब्याज है जिसका, वह धनराशि कितनी होगी, यानी कि दूसरा भाग कितना होगा? तो सबसे पहले मान लीजिए कि वह धनराशि है x, और बची हुई धनराशि हुई 1500 माइनस x। अब इन्होंने x को 5 साल के लिए दिया है 10% के ब्याज पर, x इंटू 10 इंटू 5 साल के लिए अपॉन 100, और 12.5% दिया है 4 वर्ष के लिए, बराबर है। तो यहां आएगा 1500 माइनस एक्स इंटू 12.5%, 12.5, और 4 वर्ष के लिए इंटू 4, और अपॉन में 100। इसमें जी 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 50 एक साइड में, बराबर 1500 माइनस एक्स, 12.5 इंटू 4, तो इंटू 50, ये 50 से ये 50 कट जाएगा,
तो अपने पास बचेगा x बराबर 1500 माइनस एक्स। एक्स इस तरफ आएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 1500। तो x बराबर हो जाएगा 1500 का आधा 750, 750। अब 750 आई है अपने पास x की वैल्यू, यानी कि एक भाग तो हो गया अपना 750, और इन्होंने पूछा था दूसरा भाग यानी कि 1500 माइनस एक्स की वैल्यू। तो एक्स की जगह अगर अपन 750 रखते हैं तो 1500 माइनस 750 होता है 750। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीरीज वाले प्रश्न में सबसे पहले तो आप इनके बीच का डिफरेंस देखिएगा, और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते क्रम में दी गई है। इनके बीच का अगर अपन डिफरेंस देखें तो तीनों 6 के बीच में है 3 का, 6 और 11 के बीच में है 5 का, 11 और 16 के बीच में है दोबारा 5 का, 16 और 27 के बीच में है 9 का, और 27 और 38 के बीच में है 11 का। इस सीरीज से अपन देख सकते हैं कि इनमें सब में इनके डिफरेंस में भी 2 का अंतर है। 3 + 2 5, यहां इस 5 की जगह होना था 7, 5 7 फिर 9 फिर 11। तो अगर इस 5 की जगह अपन 7 रख के देखते हैं तो यहां होगा 3 6 11 19 27 38, और डिफरेंस होगा 3 5 7 9 11। इसका मतलब है 16 की जगह पर यहां पर 19 होना था, और पूछा गया है गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो गलत संख्या है ऑप्शन नंबर बी 16। अगला प्रश्न है, सीता अपने घर से साइकिल से दक्षिण की ओर जाती है। दोस्तों डायरेक्शन वाला प्रश्न है, तो सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लीजिएगा। उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अपने घर से साइकिल से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है, तो मान लिया उसका घर ये पॉइंट है, यहां से 8 किलोमीटर गई, सॉरी दक्षिण की ओर जाती है, दक्षिण नीचे साइड है तो 8 किलोमीटर गई इधर, एवं दाएं मुड़ जाती है। तो दाएं हमेशा दोस्तों क्लॉकवाइज लिया जाता है, तो दाएं मुड़ जाती है यानी कि इस तरफ मुड़ जाती है, और 5 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, फिर 8 चली, और फिर बाएं मुड़ जाती है, बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और 10 किलोमीटर चलती है। उससे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी? तो 10 तो चल गई, ये यहां पहुंच गई, वो 10 चल गई ये, और 5 ये, तो उसे 15 किलोमीटर दूरी तय करनी होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 15 किलोमीटर। एक बार फिर से देखिएगा, मान लिया पॉइंट ये उसका घर है, यहां से भाई 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, और फिर 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं, फिर दाएं, दोबारा दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और फिर वह बाएं मुड़ जाती है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वह इस तरफ मुड़ जाती है, और 10 किलोमीटर चलती है। अब इस पॉइंट से उसे अगर अपने घर पहुंचना हो, यहां पहुंच गई 10 किलोमीटर चल के, यहां से वह यहां पहुंचना हो तो कितना उसे वापस जाना होगा? तो 10 किलोमीटर ये है और 5 ये दिया है, इस वजह से इसका सही जवाब हो गया 15 किलोमीटर। 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, पूरब की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे सॉरी, पूरब यानी कि ईस्ट की तरफ, इस तरफ मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं 6 मित्र। सी बीच में है ए और ई के। इस तरह के प्रश्न में दोस्तों कभी भी दोनों साइड से लास्ट वाले छोड़ के पहला पुट किया जाता है, तो यहां अपन बिठा देते सी को, और ए और ई के बीच में है, लेकिन इनका डायरेक्शन नहीं दिया गया है। बी ई के निकटतम दाएं है, यहां पे अपने पास एक, ये हो गया 2 3 4, और ये नीचे वाला 6 हो गया। इधर बिठालते हैं ए को, यहां बिठालते हैं ई को, क्योंकि इन्होंने कहा है कि बी ई के निकटतम दाएं है, तो दाएं हमेशा क्लॉकवाइज यानी कि नीचे तरफ माना जाएगा दाएं, और ऊपर होगा बाएं। तो बी के बाद आएगा ई, लेकिन डी के बाएं है। बी जो है वह ई के दाएं है और डी के बाएं है, यानी कि यहां डी है, इसका बाएं हो गया, इसका दाएं हो गया। अब अपने पास बचा कितना? सिर्फ एक ये वाली सीट बची और अकेला बचा एफ। इधर बैठा देते हैं एफ को। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है डी के दाएं हैं और बाएं हैं छोर पर, एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो दाएं छोर पर नहीं है, ये बाएं पे है, ये वाला बायां है,
तो दाएं छोर पर कौन है? तो दाएं छोर पर डी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। दोस्तों थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, बाकी थोड़ा सा उसकी अगर आप थ्योरी या लैंग्वेज ध्यान से पढ़ेंगे तो काफी आसानी से इनके आंसर्स आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से दो से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया, तो उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। तो सही संख्या कौन सी थी, यह पूछा गया है। तो सबसे पहले मानिएगा वह संख्या थी x, और उसने भाग दे दिया काय से? 3/2 से। तो सही उत्तर से उसका उत्तर 10 कम था, तो इसमें 10 जोड़ देंगे। बराबर करना उसे भाग था तो x, सॉरी करना उसे, हाँ भाग करना उसे गुणा था, तो x इंटू 3/2। अब इसे आप यहां डिवाइड में है, इसे अगर पलट देंगे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को, तो आ जाएगा x इंटू 2/3 प्लस 10 बराबर x इंटू 3/2। अब दोनों तरफ x है और इस 10 को भेज देंगे इस तरफ, 3/2 को भेजेंगे इस तरफ, x ले लिया कॉमन, 3/2 माइनस 2/3 और 10 पहुंच गया उस तरफ। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे अगर इसका, तो आ जाएगा 5/6। इधर x है और इक्वल टू में है 10, 6 को भेज देंगे ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, तो x बराबर हो जाएगा 10 इंटू 6 अपॉन जो 5 आएगा यहाँ, तो 5, 60/50, 60/5 सॉरी, इसे कैंसिल करेंगे तो 12 से 12 पंचा 60, x की वैल्यू चाहिए थी तो जो कि आई है 12। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, सही संख्या थी 12। अगला प्रश्न है, आवासियों के कल्याण हेतु बुलाई गई बैठक में प्रत्येक सदस्य ने इतने रुपए चंदे में दिए जितने की बैठक में सदस्य उपस्थित थे। यदि चेयरमैन ने अपने हिस्से के अतिरिक्त 49 रुपए देकर कुल धनराशि को 625 रुपए बना दिया, तो बैठक में सदस्य उपस्थित कितने थे? तो सबसे पहले मान लीजिएगा सदस्य उपस्थित थे x, और उन्होंने अपने ही संख्या के बराबर धनराशि दी, तो x रुपए उन्होंने चंदे में दिया, तो ये हो गया x² कुल धनराशि। लेकिन चेयरमैन ने 49 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो इसमें जोड़ देंगे 49 रुपए कुल धनराशि में, तो कुल धनराशि बन गई 625। अब 49 को इससे इस तरफ भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 625 माइनस 49, ये बचेगा 576, 576 x² की वैल्यू। 576 होता है 24 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आएगी 24। x अपन ने माना था कि जितने सदस्य हैं, माना कि सदस्यों की संख्या x है, और प्रश्न में ही पूछा गया है बैठक में सदस्य कितने उपस्थित थे, तो 24 उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए, तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या था? तो सबसे पहले मान लीजिए कि प्रारंभिक भिन्न था x/y। अब इसमें c का 20% की वृद्धि कर दी, तो प्लस x इंटू वृद्धि कर दी 20% की, तो 20%। नीचे वाले में माइनस किया है इन्होंने 5%, तो माइनस y का 5%। प्रतिशत के साइन अपन अगर हटाएंगे और यहां इन्होंने दिया है बराबर में 5/2 हो जाती है। अब जब प्रतिशत के साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 120 x/100, तो नीचे माइनस किया है इन्होंने उसका 5%, तो ये हो जाएगा 95 y/100, और इज इक्वल टू में दिया है 5/2 हो जाती है। इसे अगर कैंसिल करेंगे और ये कट जाएगा 5 से, 20 और 4 24, 24 आएगा ऊपर और यहाँ आएगा 19, अगर 5 से काटा तो 24x 19y, तो x y की वैल्यू अगर अपन निकालें
एक्स अपॉन वाई। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 का 2 से, 19 का 5 से। तो आएगा 95 अपॉन 48। इन्होंने शुरुआती भिन्न पूछा था, मतलब एक्स अपॉन वाई की वैल्यू पूछी थी, 48 है। 24 टू या 48। शुरुआती भिन्न की वैल्यू पूछी थी, मतलब एक्स अपॉन वाई की वैल्यू पूछी थी, तो वो है 95/48। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब होगा 95/48। और इसमें दोस्तों काफी करीबी ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे नीचे दिया है 48/95। तो थोड़ा सा जहाँ कैंसिल करना हो या शिफ्ट करना हो तो जरा सा वहां ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ इधर ही सॉल्व कर दें अपन, तो नीचे 95 आ जाता, ऊपर 48 आ जाता। अगला प्रश्न है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई और एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी कि 25% सीटें बढ़ा दी थिएटर में, और 10 रुपये मतलब 10% बढ़ा दिया टिकट का रेट, तो टोटल वृद्धि पूछी गई है कितनी हुई? तो सबसे पहले मान लेते सिनेमा घर में कुल 100 सीटें थी और 100 रुपए का एक टिकट था। तो पहले की अगर इनकी आय देखी जाए तो ये हो जाएगी 10,000 रुपये। 100 सीटें थी और 100 रुपए का एक टिकट था, तो मतलब पहले 10,000 रुपये कमाते थे। फिर इनने 25% सीटें बढ़ा दी, यानी कि 125 सीटें हो गई, और 10 रुपये बढ़ा दिया टिकट में, मतलब 110 का टिकट हो गया। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे अपन, आता है 13,750 रुपये, यानी कि रेट बढ़ाने के बाद इनने कमाए 13,750 रुपये, और पहले कमाते थे 10,000 रुपये। तो यानी कि 3,750 रुपये इन्होंने बढ़ा के या प्रॉफिट कमाया। अब पूछा गया है कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत की वृद्धि पूछा गया, तो इंटू आएगा 100 अपॉन में 10,000 जो पहले कमाते थे या टोटल है। इसको अगर अपन कैंसिल करेंगे, तो ये आएगा यहाँ, 2 जीरो थे ना, 37.5% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 37.5% की वृद्धि हुई रेट बढ़ाने के बाद। अगला प्रश्न है, ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। तो सबसे पहले बना लेते हैं ए और बी को, इनके बीच की दूरी है 330 किलोमीटर। इस तरह के प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं रहती, कई स्टेप्स ऐसे रहते हैं बस जो आपको समझाने के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट आंसर आते हैं इस तरह के प्रश्न के। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 8 बजे, सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? मतलब एक 8 बजे सुबह चल रही है, एक 9 बजे, मतलब ए से जो चल रही है वह 1 घंटे पहले चल रही है, यानी कि 60 किलोमीटर तो उसने चल लिया 9 बजे तक। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, क्योंकि अब दूरी बची 270 किलोमीटर। 330 में से 60 चल लिया क्योंकि उसने। अब दोनों 9 बजे से स्टार्ट हुई, एक 60 की स्पीड से चल रही है, एक 75 की स्पीड से चल रही है। और याद रखिएगा, अगर दो रेलगाड़ी या कोई भी व्हीकल के बारे में बात की जाए, सेम डायरेक्शन में चलें तो माइनस किया जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ आए तो ऐसे में प्लस किया जाता है, और अगर अपोजिट सॉरी सेम अगर जा रही हैं तो माइनस किया जाता है। तो जी अपोजिट में आ रही है मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो होगा दोनों के बीच की दूरी, दूरी बटा चाल, और दोनों के बीच की चाल, चाल का प्लस होगा, तो एक 60 की स्पीड से चल रही है, एक 75 की स्पीड से चल रही है, यहाँ 75, तो होगा 270 अपॉन 60 प्लस 75 होगा 135। ये कट जाएगा 2 से, 2 घंटे।
मतलब 9 बजे चलना स्टार्ट हुई थी और 2 घंटे बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो 9 से 2 घंटे बाद मतलब सुबह 11 बजे वह वे दोनों कितने बजे मिलेंगी, मतलब एक 11 बजे, सुबह 11 बजे मिलेंगी या एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा 4.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाता है। इसके पश्चात उसे पता चलता है कि अभी तक उसने कुल दूरी का 3/5% ही तय किया है। तो इस दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए वह कितने समान रफ्तार से कार चलाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा वह चला कितना है। 3 घंटे तक चला वह 40 की स्पीड से, उसके बाद वह चला 4.5 घंटे तक 60 की स्पीड से। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 120 प्लस ये होगा 270, यानी कि उसने 390 किलोमीटर चल लिया। लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि उसने सिर्फ अभी 3/5% ही दूरी तय करी है, मतलब वह चला है अभी सिर्फ 3/5। इसे सॉल्व करेंगे तो 390 इंटू 5 और ये 3 आ जाएगा नीचे अपॉन 3, ये होगा टोटल डिस्टेंस। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं अपन 650 किलोमीटर टोटल दूरी थी और उसने 390 तय कर ली थी। उसके पास इसमें से अगर माइनस करेंगे 650 माइनस 390, तो अभी उसे 260 किलोमीटर और चलना है। अब इन्होंने प्रश्न में कहा है कि इस दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी समान रफ्तार से गाड़ी चलाना पड़ेगी, मतलब कार चलाना पड़ेगी। तो उसे अभी 260 किलोमीटर जाना है तो 4 घंटे में जाना है, तो दूरी बटा समय होती है चाल। इसे अगर कैंसिल करेंगे तो आएगा 65, मतलब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह 4 घंटे तक चलेगा, तब जाकर वह 260 किलोमीटर जो बचा हुआ डिस्टेंस था उसे पूरा कर पाएगा। तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट की 13th क्लास। आशा करता हूं आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और इसके अलावा दोस्तों जो मैं डेली बूस्टर की वन लाइनर टाइप क्लासेस डालता हूं उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने दोस्तों कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा एमपीजी के जीएस, करंट अफेयर एवं साइंस के वन लाइनर टाइप प्रश्न डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और उन क्लास में मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो अभी हाल ही के दिनों में एग्जाम्स में आए हैं, चाहे वन रक्षक में हो या पटवारी में हो या उसके पहले सब इंजीनियर या जो अदर्स एग्जाम हुए हैं, उन सभी में आए हुए प्रश्नों को मैंने वन लाइनर टाइप में डेली बूस्टर क्लास में डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो उन्हें भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैं 10 से 15 मिनट में लगभग 50 से 60 प्रश्न डेली डिस्कस करता हूं। तो वह क्लास काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और जल्द ही फिर मिलता हूं अपनी 14th नंबर की प्रैक्टिस सेट की क्लास के साथ एवं डेली बूस्टर की क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।